तो स्वागत है आपका राजस्थान के जल महलों और फव्वारों की नगरी डीग में। ये सुंदर ऐतिहासिक सिटी अपने जल महलों और किलों के लिए तो फेमस है ही, साथ ही ये पावन भूमि ब्रज क्षेत्र का पार्ट भी है और इसीलिए पूरे राजस्थान में यहाँ की होली भी प्रसिद्ध है। इनफैक्ट यहीं पर है ब्रज के सभी 12 वनों में से सबसे सुंदर वन, जहाँ श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की थी अपने प्रारंभिक जीवन में। इतना ही नहीं, इसी ब्रज के एरिया में प्रभु ने चारों धामों को बुलाया था, जिनके दर्शन लाखों भक्त कई हजारों साल से ब्रज 84 कोस यात्रा में करते आ रहे हैं। तो चलिए विस्तार में जानते हैं डीग के इन सभी 15 से ज्यादा दर्शनीय स्थलों के बारे में। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूरनो। सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से डीग 150 किलोमीटर और मथुरा, वृंदावन एंड भरतपुर से मात्र 35 किलोमीटर के अप्रोक्स डिस्टेंस पर ही है। इसका प्राचीन नाम महाकाव्य स्कंद पुराण के अनुसार दीर्घा या दीर्घापुर के नाम से वर्णित मिलता है। ये डीग भरतपुर से पहले जाटों की राजधानी हुआ करता था और फिर आजादी के बाद भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। लेकिन 7 अगस्त 2023 में डीग को भरतपुर से अलग करके न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो यहाँ डीग का सबसे पहला स्थान है शहर के बीचों बीच मौजूद यहाँ का गौरव डीग पैलेस। ये लगभग 45 एकड़ के विशाल एरिया में फैला है, जिसका निर्माण का काम सबसे पहले महाराजा बदन सिंह ने 1722 में स्टार्ट किया था और फिर इनके बाद महाराजा सूरजमल और उनके पश्चात कई महाराजाओं ने इसका विस्तार किया सुंदर बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंडस्टोन को यूज करके, जिसमें टोटल 8 भव्य भवन, 2 बड़े तालाब और बीच में फाउंटेन से युक्त खूबसूरत गार्डन एरिया है, जिसमें टिकट्स और एंट्री महल के नॉर्थ में सिंह पोल से होती है, जो बेसिकली शुक्रवार को छोड़कर सभी दिन 9 से 5 खुला रहता है। महल में एंट्री करते सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ का गोपाल सागर तालाब, जिसके सामने में 12 एकड़ का फलों का बगीचा है और गोपाल सागर से सटकर बनाए हुए हैं 2 ब्यूटीफुल पवेलियंस, एक सावन भवन और दूसरा भादो भवन, जहां महाराजा सावन भादो मास का आनंद लिया करते थे। इन दोनों पवेलियंस के बीच में है भव्य गोपाल भवन, जो पानी वाली साइड से 4 मंजिला, साइड से 2 और आगे से 1 मंजिला भवन नुमा म्यूजियम है, जिसके अंदर राजाओं के रॉयल डाइनिंग टेबल्स, सोफा, बेड और कई विंटेज फर्नीचर आइटम देखे जा सकते हैं। और इस भवन के लेफ्ट की तरफ हनुमान जी का टेम्पल है, जहाँ की मूर्ति हकीक के नक्शे बनाई हुई है। इसी भवन के दाई तरफ 1929 का टाइम का बिना बिजली का गीजर सिस्टम भी देखा जा सकता है। वैसे गोपाल भवन के सामने मेन अट्रैक्शन है व्हाइट कलर का नूरजहां का झूला, जिसे महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली फोर्ट जीतने पर ट्रॉफी के रूप में लाए थे। और इसके साथ मुगल बादशाहों के बच्चों का पूरा मार्बल का मदरसा, जिसे पीस बाय पीस नंबरिंग करके प्रॉपर इंटरलॉकिंग की मदद से असेंबल किया गया था, जिसे आज सूरज भवन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कॉर्नर में है सुंदर दासियों को समर्पित हरदेव भवन। इसके बाद आते हैं किशन भवन में। ये उस समय राजाओं का बड़ा मीटिंग हॉल हुआ करता था, जो अभी म्यूजियम के रूप में है, जहां आज कई वुडन चेयर्स, फर्नीचर, बड़े बड़े कूलर जैसे एंटीक चीजें हैं। साथ ही यहाँ के सभी राजाओं की पेंटिंग गैलरी भी देखी जा सकती है। चलिए इसके आगे है केशव भवन, जिसे 12 दरी भी कहा जाता है, जहां 350 से ज्यादा फाउंटेन्स इस भवन की वॉल्स और छतों में है, जो गर्मियों के मौसम में भी आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बारिश का अनुभव कराता था। इसी भवन से सटा है यहाँ का दूसरा ताल रूप सागर, जो अंडरग्राउंड कनेक्टेड है गोपाल सागर से, और इसके एंड पर शीश महल भी देख सकते हो। लास्ट भवन है यहाँ का नंद भवन, जो बेसिकली महाराजाओं का रेसलिंग यानी कुश्ती का अखाड़ा हुआ करता था, जहां वो 200 से 250 साल पुरानी मिट्टी आज भी है। अब फाइनली यहाँ के ब्यूटीफुल गार्डन को कैसे भूल सकता है, जिसमें टोटल 2000 के आसपास फाउंटेन्स बताते हैं, जो केवल वर्ष में 2 बार चले जाते हैं, एक फरवरी मार्च में ब्रज होली के टाइम पर और दूसरा अगस्त सितंबर में अमावस्या को। इंटरेस्टिंगली इतने सारे फाउंटेन्स के लिए यहाँ उस वक्त का डेडिकेटेड एक बड़ा वाटर टैंक भी मौजूद है, जिसके अंदर अलग अलग पाइपलाइंस के सेक्शन पॉइंट्स हैं, जिनमें डिफरेंट कलर की पोटलियों की मदद से यहाँ कलरफुल फाउंटेन्स चलाए जाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस गजब का होता है। स्पेशली यहाँ के ब्रज होली के टाइम पर तो एक बार विजिट करना बनता है। डीग पैलेस के बाद सेकेंड लोकेशन है पास ही में मौजूद डीग फोर्ट। इसका निर्माण 1722 से 1733 में स्टार्ट किया गया था महाराजा बदन सिंह के द्वारा, जो भरतपुर के लोहागढ़ शिफ्ट होने से पहले बदन सिंह की राजधानी हुआ करता था। इसी वजह से इसकी संरचना सेम लोहागढ़ की तरह चारों तरफ पानी की खाई से घिरा हुआ है और अंदर ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले और दीवारें तो इतनी चौड़ी कि इजीली इन पर ट्रक और बसेस चल सकती है। वैसे इस स्क्वायर शेप के स्ट्रॉन्ग किले में एंट्री बिल्कुल फ्री है, जिसके चारों ओर टोटल 12 गोल मोटे मोटे बुर्ज है, जिनमें सबसे ऊंचा है नॉर्थ वेस्ट का लखा बुर्ज,
और इसी पर है सबसे बड़े तोपों में से एक ह्यूज लाखा तोप। इंटरेस्टिंगली इसे सिर्फ एक बार यूज किया गया था दिल्ली पर, जिसकी ध्वनि से लोकली इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि बच्चों की डिलीवरी जल्दी हो गई थी, कई लोगों के कान बहरे हो गए थे और इसी वजह से इसे बाद में कभी भी यूज में नहीं लिया गया। इसी विशाल तोप की तरह एक तोप और भी रखी हुई है यहाँ इस सर्कुलर शेप वाले स्टेज पर। एंड इसी फोर्ट के सेंटर में देख सकते हो डीग का पुराना महल, जिसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी थर्ड लोकेशन है कुम्हेर का फोर्ट, जो डीग से 19 किलोमीटर दक्षिण में भरतपुर रोड पर ही है। ये डीग और भरतपुर के बीच एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाला किला कभी जाट महाराजाओं के खजाने का स्टोर हुआ करता था और इसीलिए इस किले को कुबेर देवता के नाम से कुम्हेर का नाम मिला। 7 मंजिला इस मजबूत किले की नींव 1726 में महाराजा सूरजमल ने रखी थी, जिसके पीछे डीग के जल महलों की तरह जल कुंड भी देखा जा सकता है। साथ ही बता दें यहाँ 1754 में बैटल ऑफ कुम्हेर की लड़ाई लड़ी गई थी सूरजमल और मराठाओं और मुगलों के बीच में, जिसमें 24 मार्च 1754 में फेमस अहिल्याबाई होलकर के पति खांडेराव होलकर की तोप के गोले से मृत्यु हो गई थी। दरअसल किसी ने किले से इन पर अपने सैनिकों की निगरानी करते समय तोप चला दी थी। इसके बाद हम प्रस्थान करते हैं डीग के कामा में, जिसे काम्य वन और कामवन के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रज के सभी 12 वनों में से सबसे सुंदर है, क्योंकि इसी वन में ब्रज की सर्वाधिक प्राकृतिक छटाव वाली पहाड़ियों का सौंदर्य मौजूद है। और इसी से मोहित होकर कहते हैं कि नंद महाराज, यशोदा मैया, कृष्णा और बलराम ने गोकुल से नंदगांव स्थानांतरित होते वक्त यहाँ कामवन में कुछ समय बिताया था। इसी बीच कान्हा ने यहाँ कई रास लीलाएं रची थी, जिन्हें आज ब्रज की 84 कोस परिक्रमा में कामवन क्षेत्र में देखा जा सकता है। स्पेशली ब्रज के 4 धाम, जिन्हें स्वयं कन्हैया ने अपने वृद्ध माता पिता की तीर्थ यात्रा के लिए योग माया से ब्रज की इस पावन भूमि में 4 धामों का आह्वान किया था। इनमें सबसे पहला धाम है हमारी 4th लोकेशन आदि बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड में बद्रीनाथ है तो राजस्थान के डीग के कामा में आदि बद्रीनाथ धाम है, जहां मुख्य प्राचीन मंदिर में दर्शन होते हैं। बीच में दिव्य बद्रीनारायण जी के, लेफ्ट में नर भगवान गणेश जी और पार्वती मैया के साथ में रामेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी पर शिवलिंग देखना सौभाग्य है। वहीं राइट में उद्धव जी, श्रीनाथ जी और राधा कृष्ण जी विराजमान हैं, जो सभी एक ही शिला में विग्रह है, जिन्हें स्वयं कई हजार साल पूर्व ठाकुर जी ने प्रकट किया था। करंटली मंदिर में सुंदर मिरर वर्क के साथ मंदिर प्रांगण में 24 घंटा प्रसादी रूपी भंडारा और रहने ठहरने के लिए धर्मशाला जैसी सुविधा व्यवस्थित है। यहाँ रोहितांचल पर्वत भी है, जहाँ कृष्णा और राधा ने केल विलास किया था। साथ ही यहाँ योग माया मंदिर और आत्मा को तृप्त करने वाला तप्त कुंड भी मौजूद है। आगे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर यह है हरिद्वार की तरह ब्रज की हर की पौड़ी, हरकेश्वर महादेव और मनसा देवी का स्थान भी। इन सब के बाद 5th लोकेशन है दूसरा और तीसरा धाम गंगोत्री और यमुनोत्री। यहाँ आदि बद्रीनाथ से मात्र 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर जंगलों और कच्चे रास्तों के आगे थोड़ी चढ़ाई वाले ऊंचे स्थान पर स्थित है पवित्र माता गंगोत्री और यमुनोत्री का मंदिर, साथ ही शिव लक्ष्मण जी का मंदिर भी, जिसके पीछे एक शिला झूला करती थी, इसीलिए इसे यहाँ का लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, जहाँ का मेन अट्रैक्शन है नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच गणेश जी की आकृति, और इन्हीं के बीच सावन भादों में गंगोत्री, यमुनोत्री और अलकनंदा की धाराएं चलती है, जो यहाँ त्रिवेणी संगम भी बनाती है। वैसे यहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता है यहाँ के देव सरोवर को, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने स्वयं राधा कृष्णा और देवताओं के स्नान के लिए इसे बनाया था। नेक्स्ट 6th है चौथा धाम ब्रज का केदारनाथ धाम। यह आदि बद्रीनाथ से 13 किलोमीटर नॉर्थ में कामा के बिलोन में कामवन के सबसे ऊंचे पर्वत केदार घाटी पर मौजूद है, जहां मुख्य स्थान ऊपर पहाड़ी पर है, जिसके लिए यहाँ पर 350 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। वैसे चलने में असमर्थों के लिए यहाँ पालकी की सुविधा भी है। पर्वत की तलहटी में द्रौपद युगीन राम जानकी मंदिर के साथ गौरी कुंड भी है, जहाँ स्नान लिया जा सकता है। ऊपर शेषनाग रूपी एक बड़ी चट्टान के नीचे संकड़ी गुफा में है आदि केदार के रूप में महादेव के साथ उनका पूरा परिवार, जहाँ ऑब्वियसली सावन के सोमवार में तो आस्था का सैलाब रहता है। प्रभु की गुफा के पीछे एक बड़ा नंदी रूपी चट्टान के साथ इन पहाड़ी शिलाओं पर कई देवताओं के स्वरूप को भी देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि ऊपर इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद यहाँ की फ्रेश हवाओं से सारी थकान दूर हो जाती है
जहां से आसपास का एरिया का गजब का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। चलिए 7th प्लेस है चरण पहाड़ी। केदारनाथ धाम से मात्र 8 किलोमीटर पूर्व की ओर कामा के बुड़का गांव की पहाड़ियों पर है प्रभु के द्रौपर युगिन पग यानी चरण चिन्ह। इस सुंदर रेड स्टोन के मंदिर में जहां आने के लिए पहाड़ी के दोनों तरफ से रास्ते हैं। ये स्थान कृष्ण जी का गोचर लीला स्थल है, जहां कन्हैया ने बंसी की ऐसी धुन बजाई जिसे सुनकर समस्त पर्वत पिघल गया था और कान्हा जहां खड़े थे वहां उनके पैरों के निशान अंकित हो गए थे। वैसे पास ही में 100 मीटर की दूरी पर 56 कटोरे और गाय की खुर के निशान भी देखे जा सकते हैं। वहीं पहाड़ी के ऊपर से पूरा कामा दिखाई देता है। आगे नंबर 8 है फिसलनी शिला। चरण पहाड़ी से सीधा 4 किलोमीटर डिस्टेंस पर इंद्रसेन पर्वत की तलहटी में है वो प्राचीन फिसलनी शिला, जहां कृष्णा गाय चराने के समय अपने सखाओं और राधा रानी के साथ इसी फिसलनी शिला पर क्रीड़ा करते थे, जिसकी कल्पना की जा सकती है प्रभु ने यहाँ कितना आनंद लिया होगा। ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने वाले लाखों तीर्थयात्री पिछले 5000 वर्ष से इस शिला पर फिसलने का आनंद ले रहे हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के साथ कई अनेक संत महात्मा आचार्य बच्चे और बूढ़े इस शिला पर भागवत लीला को समर्पण कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर इसी इंद्रसेन पहाड़ी पर है राक्षस व्योमासुर की गुफा, जिस गुफा में इस असुर ने गोपियों और बछड़ों को छुपाया था, जिसका वध इसी पहाड़ियों पर कृष्णा ने मथुरा जाने से पहले किया था। ऊपर पहाड़ी पे आप देख सकते हो गुफा के साथ प्रभु के पग और हाथ के चिन्ह, जहां ऊपर आने का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है बट वर्थ इट है। नेक्स्ट 9th प्लेस है भोजन थाली। ये स्थान इंद्रसेन पहाड़ी के सामने 1 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है, जहां कृष्ण भगवान और बलराम गाय चराने के वक्त दोपहर में अन्य गोपों के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। यहाँ इनके माखन दही के कटोरे और थाली हूबहू आज भी विद्यमान है, जहां गाय की दूध की धारा भी देखी जा सकती है। साथ ही अन्य कई मंदिरों के साथ चीर सागर नाम से प्राचीन कुंड भी दर्शनीय है। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं डीग के कामा के टाउनशिप एरिया के प्लेसेस के लिए, जहां कामा में प्रचुर मात्रा में वृद्धा यानी तुलसी के पौधों की वजह से इसे आदि वृंदावन भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कामवन में कुल 84 तालाब, 84 खंबे और 84 ही मंदिर है, इसीलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जा सकता है। इसी कामा की हमारी 10th प्लेस है विमल कुंड। यह सुंदर विमल कुंड जहां श्री कृष्ण ने समस्त 84 तीर्थों का आवाहन किया था और इसी वजह से इसे तीर्थराज की उपाधि दी गई है। कहा जाता है कि सिंधु देश के राजा विमल की 16,108 कन्याओं को एक राक्षस के अपहरण के बाद किसी ने नहीं अपनाया था। तभी प्रभु श्री कृष्णा ने इन सभी कन्याओं को अपनाकर यहाँ प्रेम का महारास किया था, जिससे ये कन्याएं इतनी खुश हो गई कि इनके प्रेम के अश्रुओं से इस विमल कुंड में जल आया था। ये सभी कन्याएं विमला के नाम से विग्रह थी, इसलिए यहाँ मुख्य मंदिर विमला देवी का है। इसके अलावा यहाँ कुंड के चारों ओर 20 घाट, 35 मंदिर और चारों वैष्णव संप्रदाय की सिद्ध पीठ भी दर्शनीय है। नेक्स्ट 11th है कामा के एक से बढ़कर एक कृष्ण मंदिरों में से गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर। ये वल्लभाचार्य महाप्रभु की पंचम पीठ श्री गोकुल चंद्रमा जी का भव्य हवेली वाला मंदिर है, जहाँ चंद्रदेव और कृष्णा का बाल स्वरूप है। इस हवेली में ब्यूटीफुल नाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग की तरह कलाकारी की गई है। इसी मंदिर के पास दर्शनीय है सप्तम पीठ सुंदर मदन मोहन जी की हवेली और टेम्पल। वैसे इन दोनों पीठों के पट बहुत ही कम समय के लिए खुलते हैं, जिसका भी ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टिंगली इसी मदन मोहन जी के पास वृंदावन के फेमस राधा वल्लभ मंदिर की तरह ही सेम डिजाइन वाला यहाँ का राधा वल्लभ जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ की होली भी वृंदावन की तरह कामा की सबसे प्रसिद्ध है। 12th प्लेस है इसी मंदिर के पास कामेश्वर महादेव। ये ब्रजमंडल के 4 सबसे प्रमुख महादेवों में से एक है, जिसकी स्थापना श्री कृष्ण के पड़पोत्र वज्रनाभ के द्वारा की गई थी, जहां अंदाजा लगा सकते हो महाशिवरात्रि को क्या ही माहौल होता होगा। वैसे महादेव के पीछे 22 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा भी देखी जा सकती है। इसके बाद 13th है वृंदा देवी टेम्पल। यहाँ वृंदा देवी का विग्रह वही है जो वृंदावन के हजारों साल प्राचीन गोविंद देव जी के मंदिर में विराजमान थी, पर 1689 में वृंदावन पर मुगलों के अटैक के समय जयपुर के महाराजा गोविंद देव जी के साथ वृंदा देवी को कामन से होते हुए जयपुर ले जा रहे थे। तभी वृंदावन की रक्षा हेतु वृंदा देवी को कामवन में ही स्थापित किया गया। नेक्स्ट 14th है कामा का गोपीनाथ जी का मंदिर।
इस प्राचीन शैली के मंदिर में हनुमान जी और भोलेनाथ ने ठाकुर जी के साथ गोपी बनकर रास रचाया था, जहां कन्हैया की बाई ओर जानवी और दाई ओर राधा रानी विराजित थे। वैसे फाल्गुन मास की एकादशी को यहाँ दूध दही की लठमार होली भी प्रसिद्ध है। आफ्टर दिस 15th प्लेस है पासी में 84 खंबा। ये स्वयं विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया भवन है, जिसमें टोटल 84 पिलर्स यानी 84 खंबे हैं, जिनकी डिजाइन सभी की अलग है, फिर भी इन्हें सही से गिना नहीं जा सकता। जहां पांडवों ने भी कुछ समय बिताया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुगलों के टाइम पर बयाना के उषा मंदिर की तरह इसे तोड़कर मस्जिद बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। नेक्स्ट 16th है इसी कामा की लंका और सेतु बांध। गया कुंड से होते हुए कामा के दक्षिणी छोर में स्थित यह स्थान, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए लंका और रामेश्वरम जी को प्रकट किया था दर्शन के लिए। यहाँ अशोक वाटिका, राम सेतु बांध, रामेश्वरम महादेव और लंका के प्राचीन मंदिर दर्शनीय है। अगला 17th है बोलखेड़ा जैन टेम्पल। ये कामा से 8 किलोमीटर पश्चिम में बड़ी पहाड़ी के सौंदर्य में स्थित एक बड़ा जैन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ स्वामी जम्बू जी ने तपस्या की थी। इनके अलावा यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान और 63 फीट ऊंचा भव्य मानस स्तंभ भी दर्शनीय है। इन सब के अलावा डीग में आप देख सकते हो राजा कामसेन का चील महल, पूजनीय नागा बाबा का कदम खंडी आश्रम, हजारों गौ माताओं की सेवा वाला जड़खोर धाम, जटेरी धाम के राधा हसन बिहारी जी, गंधमाधवन पर्वत का नारद जी का मंदिर, बोरई का हनुमान मंदिर और ईदगाह सीकरी पट्टी जैसे कई और स्थान। लास्ट डीग के नगर का जलेवा जरूर से ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कीजिएगा। आपको डीग में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं जल्द, टिल देन जय हिंद।